इस वीडियो में आय और रोज़गार के निर्धारण के सेकंड पार्ट के बारे में जानेंगे। सेकंड पार्ट में है अल्पकालीन संतुलन उत्पादन या शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट और निवेश गुणक और उसकी यंत्रकला, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसमें आय और उत्पादन संतुलन। समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स में आय, रोजगार और उत्पादन में कोई अंतर नहीं है। आय के संतुलन का अभिप्राय उत्पादन के संतुलन स्तर से है और उत्पादन के संतुलन स्तर का अभिप्राय रोजगार के संतुलन के स्तर से है। इसी कारण तीनों संतुलन स्तर बराबर होते हैं। आय का संतुलन स्तर बराबर होता है उत्पादन के संतुलन स्तर के और उत्पादन का संतुलन स्तर बराबर होता है रोजगार के संतुलन स्तर के। राष्ट्रीय आय उत्पादन से मतलब है मूल्य वृद्धि और अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि तथा आय का सृजन एक दूसरे के बराबर होता है, अर्थात उत्पादन और आय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कीन्स का विश्लेषण अल्पकालीन है। कीन्स जो है ये एक महान अर्थशास्त्री थे। इसमें ये मान लिया है कि उत्पादन तकनीक में अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो उत्पादन करने की टेक्निक है वो कम समय में अल्पकाल में नहीं बदलती है। इसलिए अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि तब होती है जब रोजगार में वृद्धि होती है, यानी उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में रोजगार बढ़ता है। उत्पादन के स्तर और रोजगार के स्तर में कोई अंतर नहीं होता है। अब देखिए, अर्थव्यवस्था में आय उत्पादन के संतुलन स्तर को दो रूप में देखा जा सकता है। पहला है सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दृष्टिकोण और दूसरा है बचत एवं निवेश दृष्टिकोण। तो पहले देखेंगे हम सामूहिक मांग बराबर होती है सामूहिक पूर्ति के, या एग्रीगेट डिमांड बराबर होती है एग्रीगेट सप्लाई के। इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, AD बराबर AS। AD का मतलब हो गया है सामूहिक मांग से और AS का मतलब हो गया है सामूहिक पूर्ति से। बचत और निवेश के दृष्टिकोण से बचत बराबर होती है निवेश के, या सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। और बचत को अगर S से हम दिखा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट या निवेश को I से दिखा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये S बराबर I के होता है, या बचत बराबर निवेश के होती है। आय उत्पादन संतुलन विश्लेषण क्लासिकल दृष्टिकोण। क्लासिकल अर्थशास्त्री कौन थे देखिए पहले, रिकार्डो, JB से JS मिल। इनके द्वारा अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन और रोजगार में संतुलन दो रूपों में देखा जा सकता है। ये जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, इनके विचार में अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन और रोजगार में संतुलन दो रूपों में देखा जा सकता है। पहला, जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति आपस में बराबर होते हैं। दूसरा, जब बचत निवेश के बराबर होता है। क्लासिकल विचारधारा के अनुसार एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति की समानता एक सामान्य संतुलन स्थिति है जो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर पर प्राप्त होती है। क्लासिकल विचारधारा का उपर्युक्त निष्कर्ष निम्नलिखित तीन तथ्यों पर आधारित है। ये तीन तथ्य कौन कौन से हैं? पहला है से का बाजार नियम, दूसरा है मजदूरी दर की पूर्ण लोचशीलता और तीसरा है ब्याज दर की पूर्ण लोचशीलता। तो क्लासिकल विचारधारा का जो उपर्युक्त निष्कर्ष है ये तीन तथ्यों पर आधारित है। से का बाजार नियम, दूसरा मजदूरी दर की पूर्ण लोचशीलता और तीसरा जो है ये ब्याज दर की पूर्ण लोचशीलता से है।
तो सबसे पहला है से का बाजार नियम। पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इस नियम के अनुसार जहां एक ओर उत्पादन पूर्ति में वृद्धि लाता है, वहीं दूसरी ओर साधनों को दी जाने वाली आय के रूप में मांग में वृद्धि लाता है। और उत्पादन क्रिया के कारण उत्पादन के साधनों को जो आय की अतिरिक्त क्रय शक्ति प्राप्त होती है, वह बाजार में आई हुई वस्तुओं के ऊपर ही व्यय हो जाती है, जिसके कारण ये होता है कि उत्पादन क्रिया के कारण पूर्ति में जितनी वृद्धि होती है, मांग में वृद्धि के कारण स्वतः ही बिक जाती है। अब देखिए, से के जो नियम है, इसकी क्रियाशीलता को हम इस तरह से रेखा चित्र के द्वारा दिखा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे साधनों का जो सामूहिक प्रयास होता है, इसके फलस्वरूप उत्पादन होता है। कितना उत्पादन दिखा रखा है यहाँ पे? 200 करोड़ रुपए मूल्य का उत्पादन हो रहा है। अब 200 करोड़ मूल्य की एक तरह से हम कहते हैं अतिरिक्त पूर्ति हो रही है। अब क्योंकि मांग पूर्ति के बराबर होती है, इसलिए क्या है, 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग होगी और साधनों की अतिरिक्त आय कितनी हो जाएगी? 200 करोड़ रुपया। क्यों? क्योंकि 200 करोड़ की अतिरिक्त मांग की जा रही है, तो साधनों की अतिरिक्त आय कितनी हो गई है? 200 करोड़ रुपया। और इस तरह से किससे प्राप्त हो रही है? साधनों के सामूहिक प्रयास के द्वारा। तो ये से का जो नियम है, उसकी क्रियाशीलता की रूपरेखा है, इससे हम समझ सकते हैं इसे। दूसरा जो है, यह मजदूरी दर की पूर्ण लोचशीलता। अर्थशास्त्री पीगू के अनुसार मजदूरी की लोचशीलता अथवा मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा को स्वाभाविक ढंग से बनाए रखती है। यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो मजदूरी दर में गिरावट आ जाएगी। अगर मजदूरी दर में गिरावट आ जाएगी, तो इससे क्या होगा? उत्पादक अधिक श्रमिकों को रोजगार देगा। उत्पादक इसलिए अधिक श्रमिकों को रोजगार देगा क्योंकि उनकी मजदूरी कम हो चुकी है, जिससे उत्पादकों की लागत जो है ये कम आएगी। अतः बेरोजगारी अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। इसी तरह से यह है ब्याज दर की पूर्ण लोचशीलता। ब्याज की दर बचत और निवेश की मात्रा से प्रभावित होती है। यदि अल्पकाल में किसी कारण से कुल बचत कुल निवेश से अधिक हो जाती है, तो ब्याज की दर गिर जाएगी। कब गिरेगी ब्याज की दर? जब कुल बचत कुल निवेश से अधिक हो जाती है। ब्याज की दर गिरने पर निवेश को बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। इससे बचत और निवेश पुनः बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार ब्याज दर का लचीलापन बचत और निवेश में समानता बनाए रखता है। अल्पकालीन संतुलन किन्सियन विचारधारा। आय और उत्पादन के संतुलन स्तर से आशय आय उत्पादन के उस स्तर से है जिस पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की सामूहिक पूर्ति सामूहिक मांग के बराबर होती है। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, AS बराबर AD के। AS का मतलब क्या हो गया? संपूर्ण पूर्ति बराबर किसके हो गई? संपूर्ण मांग के बराबर हो गई या सामूहिक मांग के बराबर हो गई। सामूहिक पूर्ति से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह से है। इस मूल्य वृद्धि के सृजन के रूप में मापा जा सकता है। आय के दो मुख्य घटक हैं, उपभोग और बचत। तो आय के दो मुख्य घटक कौन से हैं? उपभोग और बचत। अब यहाँ पे देखिए, सामूहिक पूर्ति बराबर किसके होती है? आय के। और आय बराबर होती है उपभोग प्लस बचत के। उपभोग हम जितना कर रहे हैं और जितनी बचत है, इनको जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? आय निकल जाएगी। और ये बराबर होती है सामूहिक पूर्ति के। और इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम,
एएस का मतलब हो गया सामूहिक पूर्ति बराबर वाई का मतलब आई से है यहाँ पे, सी का मतलब कंजम्पशन या उपभोग से है, एस का मतलब सेविंग से है या बचत से है। तो इस तरह से आई बराबर किसके हो गया, उपभोग प्लस बचत के। सामूहिक मांग से आशय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मांग से है। इसे वस्तुओं तथा सेवाओं पर किए जाने वाले कुल व्यय के रूप में मापा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सामूहिक मांग बराबर उपभोग व्यय के प्लस विनियोग व्यय के। तो यहाँ पे सामूहिक मांग बराबर किसके हो गई है, उपभोग व्यय या उपभोग के, और साथ ही जो विनियोग हो रहा है, विनियोग पर खर्च हो रहा है, इन दोनों के योग के बराबर होती है सामूहिक आय। अब आय के दो मुख्य घटक हैं, आय के दो मुख्य घटक हैं उपभोग और बचत। सामूहिक पूर्ति बराबर अभी हमने देखा आय के बराबर होती है, और आय बराबर होता है उपभोग प्लस बचत के। यहाँ पे देखिए सामूहिक पूर्ति बराबर आय, और आय बराबर होता है उपभोग में अगर हम बचत जोड़ते हैं तो सामूहिक पूर्ति निकल जाती है। व्यय के दो मुख्य घटक हैं उपभोग व्यय और विनियोग व्यय। सामूहिक मांग बराबर उपभोग व्यय में अगर हम विनियोग व्यय जोड़ देते हैं तो क्या निकलेगा, सामूहिक आय। तो यहाँ पे क्या हो गया, सामूहिक आय बराबर सी प्लस आई। सी से मतलब उपभोग व्यय और आई का मतलब है विनियोग व्यय। सामूहिक आय से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग से है। अब देखिए एडी बराबर किसके होता है, एएस के। सामूहिक मांग बराबर सामूहिक पूर्ति के। अब सामूहिक मांग बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए सी प्लस आई है या उपभोग व्यय प्लस विनियोग व्यय है। तो हम इसको यहाँ पे एडी के बदले हम क्या लिख देंगे, सामूहिक मांग के बदले उपभोग व्यय प्लस विनियोग व्यय। ये बराबर किसके होगा, यहाँ पे देखिए आई बराबर क्या होती है, ये एएस जो है ये सामूहिक पूर्ति है। सामूहिक पूर्ति बराबर किसके है, सी प्लस एस के। सी क्या चीज़ हो गई यहाँ पे, उपभोग व्यय, और ये जो एस है, एस का मतलब यहाँ पे सेविंग है या बचत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई बराबर किसके हो गया, एस के। विनियोग बराबर बचत के हो जाएगा। तो अर्थव्यवस्था में सामूहिक निवेश सामूहिक बचत के समान है। इस प्रकार के संतुलन स्तर को वैकल्पिक विचारधारा बचत और निवेश की समानता के द्वारा भी समझाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सामूहिक मांग बराबर सामूहिक पूर्ति के द्वारा इसको हम एडी बराबर कैसे दिखा सकते हैं, एएस के। एडी का मतलब हो गया एग्रीगेट डिमांड और एएस का मतलब हो गया एग्रीगेट सप्लाई, या सामूहिक मांग बराबर सामूहिक पूर्ति के हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सामूहिक पूर्ति जो है ये आय के बराबर होती है, और ये बराबर होता है उपभोग प्लस बचत के। और सामूहिक मांग बराबर होती है उपभोग व्यय और विनियोग व्यय के योग के बराबर। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, सामूहिक मांग बराबर होती है सामूहिक पूर्ति के। सामूहिक मांग के बदले हम क्या लिख लेंगे, सी प्लस आई, इसको लिख लेंगे और ये लिख लेंगे यहाँ पे, और एएस के बदले, एएस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सामूहिक पूर्ति। सामूहिक पूर्ति बराबर सी प्लस एस के, तो इसके बदले हम क्या लिख लेंगे, सी प्लस एस। तो उस स्थिति में क्या होगा, विनियोग किसके बराबर हो जाएगा, सेविंग के बराबर हो जाएगा, बचत के बराबर हो जाएगा। तो आई बराबर एस के हो जाएगा उस स्थिति में। तो उस स्थिति में जब आई एस के बराबर है तब उत्पादन स्तर संतुलन में होगा। लेकिन अगर सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से ज़्यादा है, या इसको हम कह सकते हैं सामूहिक
मांग ग्रेटर देन सामूहिक पूर्ति। तो उस स्थिति में क्या होगा, एडी के बदले हमने क्या लिखा है यहाँ पे, आई आ गया। आई जो है इसके बदले क्या होगा, आई है यहाँ पे, ये आ जाएगा आई। आई ग्रेटर देन एस के हो जाएगा, ठीक है। आई इज़ ग्रेटर देन एस। तो इस समय क्या हो जाएगा, आई का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, आई का मतलब हो गया है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, और एस का मतलब क्या हो गया, सेविंग। तब उत्पादन स्तर बढ़ेगा। लेकिन अगर सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से कम है, इसको हम कैसे दिखा रहे हैं, आई इज स्मॉलर देन एस के, तब उत्पादन स्तर घटेगा। उस स्थिति में उत्पादन स्तर घटेगा जब इन्वेस्टमेंट जो है ये सेविंग से कम होगा, विनियोग सेविंग से, बचत से कम होगा। उस स्थिति में उत्पादन स्तर घट जाएगा। किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारण, पहला है प्रभावी मांग दृष्टिकोण और दूसरा है बजट एवं निवेश दृष्टिकोण। तो सबसे पहले देखेंगे प्रभावी मांग दृष्टिकोण। किन्सियन के अनुसार एक अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय व रोजगार के उसी स्तर पर संतुलन होता है जहां सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ग्राफ दिखा हुआ है इसमें एक्स एक्सिस में आई स्तर दिखा रखा है और वाई एक्सिस में समग्र मांग दिखा रखी है। ये जो ग्राफ है एक सीधी सरल रेखा के रूप में है और ये जो है ये वाई एक्सिस में यहाँ पे से शुरू हो रहा है ग्राफ। ये जो ग्राफ है कौन सा है, सामूहिक मांग कर्व वक्र है ये एक तरह से। तो यहाँ पे क्या है, सामूहिक मांग बराबर किसके होता है, उपभोग व्यय प्लस विनियोग व्यय के बराबर होता है। तो ये यहाँ पे से शुरू हो रहा है। लेकिन जो सामूहिक पूर्ति वक्र है ये कहाँ पे से शुरू हो रहा है, ये यहीं पे से शुरू हो रहा है, इस पॉइंट से। तो इसका मतलब क्या है, जब आय का स्तर 0 है तो पूर्ति इस समय शून्य ही होगी। लेकिन जब आय का स्तर यहाँ पर 0 है लेकिन मांग 0 नहीं होगी। मांग 0 नहीं होगी इसका कारण क्या है, व्यक्तियों की आय न होते हुए भी उनकी जो रोज़ की आवश्यकता है वो पूरी होना ज़रूरी होता है। चाहे वो अपने पहले के बचत से उपभोग कर रहे हैं तो किसी भी तरह से वो उपभोग कर रहे हैं, आय 0 होने पर भी उनको उपभोग करना पड़ता है। लेकिन अगर आय का स्तर 0 है तो उस समय पूर्ति भी 0 होगी, इसलिए ये ग्राफ यहीं पे से शुरू होगा। ये एक सीधी रेखा है। यहाँ पे सामूहिक जो पूर्ति है ये बराबर किसके होती है, आय के। तो इस तरह से ये जो ग्राफ यहाँ पे दिखा रखा है ये है सामूहिक मांग वक्र और ये वाला ग्राफ दिखा रखा है सामूहिक पूर्ति वक्र। सामूहिक मांग अनुसूची सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग अथवा विनियोग को व्यक्त करती है, जबकि सामूहिक पूर्ति अनुसूची अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं के कुल उत्पादन को प्रकट करती है। यहाँ पे जो टेबल दी हुई है ये है सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति अनुसूची। अब इसमें देखिए यहाँ पे दिखा रखा है इस कॉलम में आय का स्तर, यहाँ पे दिखा रखा है सामूहिक मांग और यहाँ पे दिखा रखा है सामूहिक पूर्ति। शुरू में देखिए जब आय का स्तर 0 है, आय 0 होने पर सामूहिक मांग कितनी है, 150 के बराबर है और सामूहिक पूर्ति 0 है उस स्थिति में। अब आय थोड़ा सा बढ़ गई, कितनी हो गई है, 100 के बराबर हो गई है, तो मांग कितनी है, 200 के बराबर और पूर्ति 100 के बराबर। इसी तरह से आय अगर बढ़ के 200 हो गई है तो सामूहिक मांग 250 हो गई है, सामूहिक पूर्ति ये भी बढ़ी है थोड़ा है, 200 के बराबर हो गई है। लेकिन इस स्थिति में ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है, सामूहिक मांग ज़्यादा है, सामूहिक पूर्ति कम है।
सामूहिक मांग ज़्यादा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सामूहिक मांग ग्रेटर देन सामूहिक पूर्ति, या एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। अब देखिए आगे, अगर आय 300 है तो उस समय सामूहिक मांग कितनी है, ये भी 300 है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये भी 300 करोड़ रुपए के बराबर है, क्योंकि ये तालिका जो दिखा रखी है करोड़ रुपए में दिखा रखा है यहाँ पे। अगर आय का स्तर 300 करोड़ रुपया है, सामूहिक मांग भी 300 करोड़ है, सामूहिक पूर्ति भी 300 करोड़ है, उस स्थिति में सामूहिक मांग बराबर किसके हो जाएगा, सामूहिक पूर्ति के बराबर हो जाएगा। जैसे जैसे आय बढ़ रही, अब यहाँ पे 400 करोड़ रुपया हो गया, मांग 350 करोड़ है और सामूहिक पूर्ति 400 करोड़, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मांग क्या हो गई है, मांग कम है किसकी अपेक्षा, सामूहिक पूर्ति की अपेक्षा। तो इसको हम लिख रहे हैं, ये मांग है यहाँ पे और ये पूर्ति है, मांग जो है ये पूर्ति की अपेक्षा कम है, या इसको हम कह सकते हैं एग्रीगेट डिमांड इज स्मॉलर देन किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। मतलब सामूहिक मांग यहाँ पर कम है सामूहिक पूर्ति की अपेक्षा। यदि सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से अधिक होगी तब सामूहिक पूर्ति को सामूहिक मांग के बराबर करने के लिए फर्म साधनों को अधिक मात्रा में रोजगार देगी, जिससे रोजगार और आय के स्तर में वृद्धि होगी और सामूहिक मांग तथा सामूहिक पूर्ति में संतुलन आ जाएगा। और यदि सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से कम है तो फर्म के उत्पादन की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी, जिससे उन्हें कुछ साधनों को रोजगार से हटाना पड़ेगा। रोजगार हटने से आय के स्तर में कमी आएगी, जिससे उत्पादन और सामूहिक पूर्ति घटेगी। उत्पादन तब तक घटता जाएगा जब तक सामूहिक मांग के बराबर नहीं हो जाता। जब सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति बराबर हो जाती हैं तो उत्पादन संतुलन में आ जाता है। संतुलन आय निर्धारण। इस ग्राफ में देखिए, ये है सामूहिक पूर्ति का ग्राफ, AS बराबर YK, या सामूहिक पूर्ति बराबर IK है यहाँ पे। दूसरा जो ये वाला ग्राफ है, कर्व दे रखा है, ये किसके, सामूहिक पूर्ति के बराबर, और सामूहिक पूर्ति बराबर किसके होती है, ये उपभोग व्यय प्लस विनियोग व्यय के बराबर होती है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे दे रखी है इनकम, आय दे रखी है, जैसे ये है 100 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया, 300 करोड़ रुपया, यहाँ पे आय दी हुई है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दिया है सामूहिक मांग या सामूहिक पूर्ति। अब इसमें देखिए, जैसे जैसे आय बढ़ते जा रही है, आय के बढ़ने पर क्या हो रहा है, आय के बढ़ने पर पूर्ति, ये मांग जो है ये भी बढ़ रही है और साथ ही ये पूर्ति भी बढ़ रही है। दोनों ग्राफ कर्व जो है एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं। इस स्थिति में देखिए, जब ई बिंदु पर काट रहे हैं ये एक दूसरे को, इस समय इनकम कितनी है, आय कितनी है, 300 रुपया, और जो मांग और पूर्ति है ये कितनी है, 300 करोड़ रुपया है, यहाँ पर भी 300 करोड़ रुपया है आय। तो उस स्थिति में ये क्या होगा, आय बराबर किसके हो गई, पूर्ति के, सामूहिक पूर्ति के और सामूहिक मांग के बराबर हो गई। तो उस स्थिति में उत्पादन संतुलन में होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, जहाँ पे 400 करोड़ रुपया आय है, उस स्थिति में क्या हो रहा है, यहाँ पे मांग, ये वाली जो AD वक्र है ये वाला है, मांग क्या होगा, कम होगी, पूर्ति ज़्यादा होगी। क्यों, देखिए यहाँ पे इस बिंदु पर अगर हम नीचे को लाते हैं, लंब खींचते हैं, तो ये लंब इसको यहाँ पर काट रहा है पूर्ति को, और मांग वक्र को कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, मांग इतनी है और पूर्ति इतनी है। तो पूर्ति, मांग जो है ये है और पूर्ति वाला जो लाइन है ये बड़ी है,
इसका मतलब क्या होगा, इस स्थिति में पूर्ति ज़्यादा है और मांग कम है। मांग कितनी है देखिए, उस स्थिति में यहाँ पे दिखा रखा है ये क्या है, पूर्ति वक्र है, और ये वाला वक्र क्या हो गया, मांग वक्र है। तो मांग कम है और पूर्ति उस स्थिति में ज़्यादा है। अगर आय का स्तर कम हो जाता है, 200 करोड़ हो जाता है, 200 करोड़ होने पर पूर्ति कम है और उस स्थिति में यहाँ पे मांग क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से ये संतुलन आय निर्धारण का एक तरह से ग्राफ है। यदि आय संतुलन स्तर से अधिक है तो सामूहिक मांग पूर्ति की तुलना में कम रह जाएगी, फर्मों का उत्पादन और रोजगार के स्तर में कमी करनी पड़ेगी, जिसके कारण आय का स्तर घटेगा और फिर से संतुलन का स्तर 300 करोड़ रुपये के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे संतुलन आय में परिवर्तन केवल सामूहिक मांग में परिवर्तन के कारण होता है। सामूहिक पूर्ति उत्पादन की तकनीकी दशाओं से प्रभावित होती है, क्योंकि अल्पकाल में तकनीकी दशाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए माना जाता है कि अल्पकाल में सामूहिक पूर्ति स्थिर रहती है। इसलिए किन्स ने स्वीकार किया कि रोजगार के निर्धारण में सामूहिक मांग की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि कुछ लोगों ने किन्स के रोजगार सिद्धांत को सामूहिक मांग सिद्धांत भी कहा है। क्यों कहा है सामूहिक मांग सिद्धांत? किन्स के अनुसार रोजगार निर्धारण में सामूहिक मांग की भूमिका सामूहिक पूर्ति की अपेक्षा अधिक होती है। अब देखिए अल्पकाल में यहाँ पे दिखाया हुआ है ये जो ग्राफ, ये पूर्ति रेखा है सामूहिक पूर्ति, तो सामूहिक पूर्ति स्थिर है। अब ये लाइन पर है समझ लीजिए, लेकिन आय जैसे बढ़ रही है, यहाँ पे आय दिखा रखा है, आय के बढ़ने के साथ साथ तो क्या होगा, मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने का मतलब क्या होगा, मांग का वक्र जो है पहले ये है, अब खिसक कर ऊपर की ओर को आ जाएगा। ये डॉट डॉट करके जो दिखा रखा है ये मांग का वक्र है जो AD से खिसक कर AD1 पर आ गया है। इसका मतलब क्या हो गया, पहले मांग आय इतनी थी तो मांग ये इसके बराबर यहाँ पर थी समझ लीजिए। अब आय बढ़ गई है, इतनी हो गई है, तो मांग क्या हो गई है, देखिए यहाँ पे बढ़ गई है, मांग बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, आय बढ़ने के साथ साथ मांग भी बढ़ गई है। इसके लिए इससे क्या हुआ है, ये जो कर्व है, वक्र है, ये ऊपर की ओर को खिसक जाएगा। किन्सियन बचत विनिवेश दृष्टिकोण, किन्सियन सेविंग इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट। किन्स के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां बचत और निवेश बराबर होते हैं। बचत बराबर निवेश, एस बराबर आई, सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट। एक अर्थव्यवस्था में विनियोग दो प्रकार का होता है। कौन कौन से तरह का विनियोग है, पहला है नियोजित विनियोग और दूसरे तरह का है गैर नियोजित विनियोग। कुल विनियोग बराबर जो होता है नियोजित विनियोग में अगर गैर नियोजित विनियोग को जोड़ दिया जाए तो क्या निकल जाएगा, कुल विनियोग निकल जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कुल विनियोग, नियोजित विनियोग और गैर नियोजित विनियोग का योग होता है। वास्तविक विनियोग केवल उसी स्थिति में नियोजित विनियोग के बराबर हो सकता है जबकि गैर विनियोजित जो नियोजित विनियोग है वो शून्य हो। इसका मतलब यह है कि ये आवश्यक नहीं कि एक अर्थव्यवस्था में वास्तविक विनियोग सदैव नियोजित विनियोग के बराबर हो। यहाँ पे देखिए y बराबर C प्लस आई, y का मतलब है, y का मतलब किससे है, आय से, इनकम से है y का मतलब, ठीक है। और C का मतलब है उपभोग से, यहाँ पे उपभोग से हो गया C का मतलब, और I का मतलब है निवेश से या विनियोग निवेश से, इसका मतलब है निवेश से। अब देखिए यहाँ पे y बराबर किसका हो गया, I बराबर उपभोग प्लस इन्वेस्टमेंट के, निवेश के।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई वाई बराबर सी प्लस आई आर। आई आर का मतलब है रियल इन्वेस्टमेंट, वास्तविक निवेश के बराबर है। तो ये और क्या होता है, वाई बराबर होता है उपभोग प्लस सेविंग के होता है। तो अगर हम दोनों सूत्र को एक साथ लिख दें तो क्या हो जाएगा, सी प्लस एस बराबर सी प्लस आई आर, या उपभोग प्लस बचत बराबर किसके हो गई, उपभोग प्लस वास्तविक निवेश के। सी और सी हट गया तो ये क्या बचा हमारे पास, एस बराबर आई आर। तो अतः बचतें जो होती हैं सदैव वास्तविक निवेश के समान होती हैं। बचत तथा निवेश की समानता के संदर्भ में आय रोजगार संतुलन निर्धारण। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, इस टेबल में दे रखी है, यहाँ पे इनकम दे रखी है, यहाँ पर उपभोग दिया है, ये कॉलम में बचत है और इस कॉलम में निवेश दिया हुआ है। इनकम अगर शून्य है तो तब भी उपभोग होगा। बचत उस समय माइनस में दिखा रखी है, मतलब उपभोग, इनकम तो है नहीं लेकिन खर्चा हो रहा है। ये खर्चे को कहाँ से, या तो दूसरे से लोन लेके लेना है या अपने पास जो बचतें हैं उसको खर्च करना है, इसलिए ये माइनस में दिखा रखी है। और निवेश यहाँ पे किसके बराबर है, शून्य। इसमें देखिए इस कॉलम में निवेश स्थिर दिया हुआ है, आय धीरे धीरे बढ़ रही है, उपभोग भी बढ़ रहा है, लेकिन जो बचत है शुरू में क्या है, ऋणात्मक है, जिस समय आय बहुत कम है क्योंकि खर्च करना ही है। उपभोग तो बढ़ रहा है इसलिए बचत नहीं हो सकती, ये माइनस में है। इस स्थिति में बचत शून्य है और उसके बाद बचतें, जब उपभोग बढ़ रहा है, आय बढ़ रही है, तब उस स्थिति में बचत भी बढ़ते जाएगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा देखिए ये कैसे बनेगा, ओ एक्स अक्ष ये दिया है यहाँ पे ओ वाई अक्ष दिया हुआ है। ओ एक्स पर इनकम या खर्च दिखा रखा है और यहाँ पे ओ वाई पे क्या दिखा रखा है, बचत या निवेश दिखाया हुआ है। अब इसमें देखिए आई रेखा जो है ये एक सीधी सरल रेखा है जो एक्स अक्ष के समांतर है, और ये वाली रेखा जो है यहाँ पे दे रखी है ये बचत वक्र है। अब इसमें देखिए ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ये काट रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट क्या है, संतुलन का बिंदु है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या संतुलन का बिंदु है, ये ई वाला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर जो बचत है ये निवेश के बराबर है। तो इस स्थिति में बचत और जो ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या ये हम कह सकते हैं आय रोजगार संतुलन का निर्धारण बिंदु है। तो बिंदु ई संतुलन बिंदु है जहाँ निवेश वक्र और बचत वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं। अब इसमें देखिए बचत वक्र जो है इस लाइन से नीचे की ओर है तो ये माइनस बचत दिखा रहा है, जब इस लाइन पर है तो ये शून्य बचत को दिखा रहा है, और जब इस लाइन से ऊपर की ओर को दिख रही है तो इसका मतलब इनकम के साथ साथ बचत भी बढ़ते जा रही है। किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में जब कोई स्वायत्त निवेश ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किया जाता है तब आय में केवल निवेश के आकार में वृद्धि नहीं होती बल्कि आय में निवेश के कई गुना वृद्धि होती है। तो इसको निवेश गुणक के नाम से जाना जाता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के नाम से इसको जाना जाता है। फिर से देखिए किन्स का विचार था कि अर्थव्यवस्था में जब कोई स्वायत्त निवेश या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किया जाता है तब आय में निवेश के आकार में केवल निवेश के आकार में वृद्धि नहीं होती बल्कि आय में निवेश के कई गुना वृद्धि होती है। निवेश की तुलना में आय में जितने गुना वृद्धि होती है इसको निवेश गुणक या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहा जाता है। किन्स का गुणक सिद्धांत जो है ये निवेश तथा आय के बीच संबंध को स्थापित करता है, इसलिए इसे निवेश गुणक कहते हैं। गुणक की धारणा निवेश में प्रारंभिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में होने वाले अंतिम परिवर्तन के संबंध को व्यक्त करती है। गुणक निवेश में होने वाले परिवर्तन के कारण
आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। गुणक यह बताता है कि निवेश में प्रारंभिक वृद्धि करने से शुरू में उपभोग तथा अंत में आय कितने गुना बढ़ जाएगी। यदि किसी अर्थव्यवस्था में 50 करोड़ का प्रारंभिक निवेश करने से आय में अंतिम वृद्धि 300 करोड़ होती है तो गुणक 6 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, आय में वृद्धि किसके बराबर है, 300 के बराबर है। और अर्थव्यवस्था में जो प्रारंभिक निवेश है वो 50 करोड़ रुपए है। इन दोनों को काटेंगे कितना आ गया, 6। तो ये क्या हो गया, निवेश गुणक हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर गुणक कितना आया, 6 के बराबर आ गया। अब यहाँ पे देखिए, गुणक बराबर होता है आय में परिवर्तन में अगर हमें निवेश में परिवर्तन का भाग दे देंगे तो गुणक निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए, गुणक को के द्वारा दिखाया है। आय में परिवर्तन को हम डेल्टा वाई भी लिख सकते हैं। डेल्टा वाई, ये निशान को डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा वाई का मतलब है आय में परिवर्तन। अंतिम आय माइनस प्रारंभिक आय को आय में परिवर्तन कहते हैं। इसी तरह से निवेश में परिवर्तन डेल्टा आई के द्वारा दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो गुणक है ये बराबर किसके हो गया, आय में परिवर्तन बट्टे निवेश में परिवर्तन के। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, देखो, यदि किसी समय सरकार अर्थव्यवस्था में 40 करोड़ का निवेश करती है जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में 200 करोड़ की अतिरिक्त आय अर्जित होती है, मतलब आय का अंतर कितना हो गया, परिवर्तन 200 करोड़ रुपया, और सरकार ने 40 करोड़ रुपया अतिरिक्त खर्च करा तो 40 करोड़ क्या हो गया, निवेश में परिवर्तन। तो गुणक बराबर क्या हो गया, आय में परिवर्तन में हम निवेश में परिवर्तन का भाग दे देंगे। 200 बट्टे कितना हो गया, 40। तो 200 बट्टे 40, इसको हम काटेंगे कितना आ गया, 5। तो यहाँ पे इस उदाहरण में गुणक कितना निकला है, 5 के बराबर आया है। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का संबंध। क्या संबंध है गुणक में और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में। किन्स का निवेश गुणक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC पर निर्भर करता है। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक है तो गुणक भी अधिक होगा। इसके विपरीत यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम है तो गुणक भी कम होगा। यह हम कह सकते हैं गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में सीधा संबंध है। इसलिए सीधा संबंध क्योंकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक है तो गुणक भी बढ़ेगा, अधिक होगा, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम होगी तो गुणक का मान भी कम आएगा। तो इसका सूत्र क्या है, देखिए, गुणक को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, गुणक बराबर 1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, के बराबर 1/1 माइनस MPC। MPC का मतलब हो गया सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो MPC से मतलब है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको MPC शॉर्ट में लिखते हैं। तो इस तरह से गुणक बराबर हो गया 1/1 माइनस MPC या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अभी हमने देखा गुणक बराबर होता है 1/1 माइनस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या के बराबर 1/1 माइनस MPC। अब देखिए, के बराबर अभी आपने देखा आय में परिवर्तन बट्टे निवेश में परिवर्तन, और क्योंकि हमें पता है आय बराबर किसके होता है, उपभोग में अगर हम निवेश को जोड़ देते हैं C प्लस आई के बराबर होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वाई बराबर डेल्टा C प्लस डेल्टा आई के। या देखिए, अगर हम डेल्टा आई का मान निकाल रहे हैं तो ये बराबर हो जाएगा इसी सूत्र से डेल्टा वाई माइनस डेल्टा C के। या के बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम इसी वैल्यू को लिख देते हैं तो के बराबर हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा C, क्योंकि यहाँ पर हम डेल्टा आई के बदले क्या लिख दे रहे हैं,
ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा सी, कि इस सूत्र के हिसाब से, क्योंकि डेल्टा आई बराबर किसके हो गया, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी के हो गया है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, के बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी के। अगर दोनों ऊपर और नीचे यहाँ पे डेल्टा वाई से भाग दे दिया जाए तो इस तरह से आएगा, के बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई अपॉन क्या आ गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई के आ जाएगा। अब देखिए इसमें आगे को, या ये क्या हो जाएगा, के बराबर 1 अपॉन 1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी के। ये किसके बराबर है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बराबर है। तो 1 माइनस एम पी सी के आ जाएगा, और 1 माइनस एम पी सी बराबर होता है एम पी एस के। एम पी एस का मतलब क्या हो गया, सीमांत बचत प्रवृत्ति के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से सूत्र क्या हो गया, के बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी बराबर 1 अपॉन एम पी एस के बराबर हो जाएगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक की मात्रा में सीधा और प्रत्यक्ष संबंध होता है। मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अगर बढ़ेगी तो ये जो गुणक है ये भी बढ़ते जाएगा, मल्टीप्लायर भी बढ़ते जाएगा। जबकि सीमांत बचत प्रवृत्ति और गुणक में उल्टा संबंध होता है। अब यहाँ पे देखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दे रखी है, बढ़ते जा रही है। पहले 0 है, फिर आधा 1/3 हो गई है, फिर 1/2 हो गई है, ये बढ़ते जा रही है। और यहाँ पर जो इस सूत्र से के बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी के द्वारा अगर हम निकालेंगे तो हम देखेंगे कि गुणक का मान भी उपभोग, जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बढ़ने के साथ साथ गुणक का मान भी बढ़ते जा रहा है। जब एम पी सी 0 है तो गुणक कितना है, 1 के बराबर है। अगर एम पी सी जो का मान 1 के बराबर हो जाता है, एम पी सी अगर 1 के बराबर हो जाता है तो सूत्र में अगर हम 1 लिख के इस्तेमाल करेंगे तो उस समय गुणक जो है ये अनंत के बराबर आ जाता है। तो इसको इन्फिनिट या अनंत भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक में सीधा संबंध होता है। एमपीसी के आकार पर निर्भर गुणक इन दोनों सीमाओं के बीच कहीं भी निर्धारित हो सकता है। कौन सी दोनों सीमाएं, 0 और अनंत के बीच में ये कहीं भी निर्धारित हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये रेखा चित्र के द्वारा गुणक की यंत्रकला को दिखाया गया है, मैकेनिज्म और वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर यहाँ पे दिखाया हुआ है। गुणक की प्रक्रिया 2 तरह की होती है, अनुकूल प्रक्रिया और प्रतिकूल प्रक्रिया। अनुकूल प्रक्रिया से मतलब है निवेश के बढ़ने पर आय में कई गुना वृद्धि होती है, तो ये अनुकूल प्रक्रिया है। अगर निवेश के बढ़ने पर, ये कम होने पर आय में कई गुना कमी हो रही है तो ये क्या है, प्रतिकूल प्रक्रिया है। तो इस तरह से गुणक की प्रक्रिया को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, अनुकूल प्रक्रिया और प्रतिकूल प्रक्रिया। अनुकूल प्रक्रिया से मतलब है निवेश के बढ़ने पर आय में कई गुना वृद्धि होना, और प्रतिकूल प्रक्रिया का मतलब है निवेश के कम होने पर आय में कई गुना कमी का होना। यहाँ पे देखिए गुणक की अनुकूल प्रक्रिया को समझाया है, फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। गुणक की अनुकूल प्रक्रिया से प्रकट होता है कि निवेश में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप आय में कई गुना वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, देखिए यदि अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ का आरंभिक निवेश किया जाता है और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.5 है तो ऐसी दशा में कुल आय 200 करोड़ यानी 2 गुनी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम इनकी वैल्यू रख देंगे। गुणक बराबर कितना हो गया, 1/1 माइनस एम पी सी, और एम पी सी हमको दे रखा है 0.5,
0.5 अगर हम रख देते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 के बराबर आ जाएगा। गुणक 2 का मतलब है जितना निवेश किया गया है उससे आय में 2 गुना वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, आय में वृद्धि बराबर कितना हो गया, गुणक और निवेश में वृद्धि। गुणक कितना आया है, 2, और निवेश में वृद्धि 100 के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है 100 के बराबर निवेश में वृद्धि है। तो आय में वृद्धि कितने के बराबर हो जाएगी, 200 करोड़ रुपए के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हमको दिखा रहा है गुणक की अनुकूल प्रक्रिया। अब यहाँ पे दिखा रखा है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर ये किस तरह से काम करता है यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखिए इसे चित्र के द्वारा दिखाया गया है, ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ पे दिखा रखा है इनकम दिखाई है और यहाँ पे दिखा रखी है बचत और इन्वेस्टमेंट दिखा रखा है। अब इसमें देखिए यहाँ पे इनकम ये दिखा रखा है, एसएस वक्र जो है पूर्ति वक्र है, ये सेविंग वक्र है, बचत वक्र है ये, और जो ये दिखा रखा है आई वक्र जो है ये इन्वेस्टमेंट वक्र है या निवेश वक्र है। और I1 जो वक्र दिखा रखा है जब निवेश बढ़ा दिया गया है तब का वक्र दिखा रखा है, ये वाला वक्र। तो ये जब वो निवेश बढ़ जाएगा तो ये वक्र कहाँ होगा, आई से खिसक कर ऊपर की ओर को आ जाएगा। अब इसमें देखिए ये जो बचत वक्र है और निवेश वक्र है ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं। इसका मतलब इनकम कितनी है यहाँ पर, y के बराबर है, इनकम y के बराबर है, और निवेश कितना है यहाँ पे, OY के बराबर है यहाँ पे। अब देखिए अगर यहाँ पे दिखा रखा है इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है 100 करोड़ रुपए के बराबर बढ़ गया है। इन्वेस्टमेंट जब बढ़ गया है तो कर्व कौन सा हो गया, ये वाला कर्व हो गया। ये कर्व ये बचत कर्व को अब यहाँ पर काट रहा है। ये बचत कर्व को यहाँ पे काटने से यहाँ पे देखिए एक लंब खींचेंगे, ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आई कितना दिखा रखी है, 500 करोड़ रुपया। पहले आई थी 300 करोड़ रुपया, अब आई हो गई है 500 करोड़ रुपया। पहले आई कितनी थी, 300 करोड़ रुपया, ये दिखा रखा है क्योंकि यहाँ पे काट रहा है उस स्थिति में वक्र। अब क्योंकि ये दोनों वक्र निवेश वक्र और बचत वक्र यहाँ पे काट रहे हैं, अब आई कितनी हो गई, इसके बराबर हो गई 500 करोड़ रुपया। तो आई में कितना बदली है, आई 200 करोड़ रुपये के बराबर बदली है। निवेश कितना किया था, 100 करोड़ के बराबर किया था। तो इसका मतलब गुणक कितना है, 2 है, क्योंकि यहाँ पे 100 करोड़ का निवेश करने पर आय में वृद्धि 2 गुनी हो गई है, 200 हो गई है। तो इस तरह से ये क्या हो गया है, हम इसको चित्र के द्वारा भी, ये जो रेखा चित्र है या ग्राफ है इसके द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया, बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। गुणक एक द्विधारी तलवार की तरह है जो विपरीत या उल्टी दिशा में भी कार्य करता है। गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया का अर्थ है अर्थव्यवस्था में यदि निवेश में कमी होती है तो आय में उससे कई गुना कमी होगी। ऐसी स्थिति में गुणक के कार्यकरण की प्रक्रिया ठीक उल्टी हो जाएगी, यानी गुणक के बढ़ने पर क्या हो जाएगा, ये जो इन्वेस्टमेंट है या बचत है, निवेश है, निवेश में कमी होने पर आय में कई गुना कमी हो जाएगी। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, देखिए अगर अर्थव्यवस्था में निवेश 400 रुपये करोड़ से कम होकर 200 करोड़ हो जाता है, मतलब निवेश में कमी हो गई 200 करोड़ रुपये की, पहले 400 करोड़ था अब कितना हो गया 200 करोड़, तो कमी हो गई 200 करोड़ के बराबर। अगर कमी हो जाती है तो यदि गुणक 2 है तो आय में गुणक की प्रतिकूल जो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 200 गुणा 2 बराबर 400 करोड़ रुपए की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर आय में कमी हो जाएगी। तो ये गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। अब यहाँ पे दिखा रखा, देखिए गुणक की प्रक्रिया दिखा रखी है, मल्टीप्लायर प्रोसेस दिखाया हुआ है। निवेश में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, आय में परिवर्तन होगा। आय में परिवर्तन होता है तो उपभोग में परिवर्तन होगा।
उपभोग में परिवर्तन होगा तो फिर से क्या होगा, आय में परिवर्तन होगा। और इस तरह से ये क्रिया चलती रहती है। तो इसको देखिए, मल्टीप्लायर प्रोसेस या गुणक प्रक्रिया क्या है, निवेश में परिवर्तन हो रहा है तो उससे आय प्रभावित होगी, आय के प्रभावित होने से उपभोग प्रभावित होगा और उपभोग के प्रभावित होने से आय फिर से प्रभावित होगी, या हम कह सकते हैं आय में परिवर्तन होगा।